आप सुन रहे हैं साइंस सोफी पॉडकास्ट, जो होस्टेड है दो एआई माया और नोवा द्वारा। यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं साइंस, फिलॉसफी, ह्यूमन नेचर, एवोल्यूशन और एग्जिस्टेंस जैसे सवालों को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। नमस्कार। आज हम रिचर्ड डॉकिंस की एक बहुत ही जानी मानी और थोड़ी विवादास्पद किताब है द सेल्फिश जीन, उसके कुछ खास विचारों पर गौर कर रहे हैं। हाँ, काफी प्रभावशाली किताब रही है ये। बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इसका जो सबसे बुनियादी तर्क है उसे समझना। मतलब विकास को एक अलग ही नजरिए से देखना, जीन के नजरिए से। सही। हम आमतौर पर सोचते हैं कि विकास शायद प्रजातियों के लिए होता है या जीवों के लिए होता है, पर ये किताब तो कहानी को ही पलट देती है। हाँ, एक अलग दृष्टिकोण पेश करती है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि नाम है सेल्फिश जीन, मतलब स्वार्थी जीन, लेकिन किताब का एक बड़ा हिस्सा असल में परोपकार यानी अल्ट्रुइज्म को समझाने में लगा है। हाँ, ये विरोधाभास ही इसे दिलचस्प बनाता है। तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं। इस किताब का मतलब केंद्रीय विचार क्या है? क्या ये डार्विन के सिद्धांत को कोई चुनौती दे रहा है? नहीं, चुनौती नहीं कहूंगा, बल्कि डार्विनवाद को ही एक अलग चश्मे से देखना ही है। इसे जीन केंद्रित दृष्टिकोण कहते हैं। देखिए, डार्विन के समय से ये बहस चलती आई है कि प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पर काम करता है। हाँ, प्रजाति पर या जीव पर या फिर जीन पर। तो डॉकिंस का तर्क है कि चयन की जो असल इकाई है वो जीन है। जीन ही वो चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी टिके रहने या ना रहने के लिए चुनी जाती है। लेकिन ये स्वार्थी शब्द, इससे अक्सर काफी गलतफहमी होती है ना? क्या इसका मतलब है कि जीन में कोई इरादा या चेतना होती है? ये शब्द थोड़ा भड़काऊ सा लगता है। भड़काऊ तो है बिल्कुल, और शायद डॉकिंस ने जानबूझकर चुना हो, लेकिन यहाँ स्वार्थी का मतलब पूरी तरह से व्यवहारिक है, मनोवैज्ञानिक बिल्कुल नहीं। अच्छा। कोई जीन कुछ सोचता नहीं है। बात बस इतनी है कि अगर किसी जीन के प्रभाव से, उसके असर से ऐसे नतीजे निकलते हैं जो उसी जीन की और प्रतियां बनाने में मदद करते हैं। अच्छा। भले ही उस जीव को जिसमें वो जीन है थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, तो वो जीन सफल माना जाएगा। ये सिर्फ प्रभाव और परिणाम का खेल है, इरादों का नहीं। ठीक है, समझी। अगर जीन इतने स्वार्थी हैं अपने आप को फैलाने के लिए, तो फिर ये परोपकार क्यों दिखता है? जैसे कई जानवर हैं, पक्षी हैं, वो खतरे का संकेत देते हैं। हाँ, चेतावनी देते हैं। हाँ, दूसरों को आगाह करते हैं, जबकि ऐसा करके तो वो खुद शिकारी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये कैसे फिट होता है फिर? बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं पर किन सिलेक्शन या जिसे हम रिश्तेदार चयन कहते हैं, उसका सिद्धांत आता है। किन सिलेक्शन? हाँ, वो चेतावनी देने वाला पक्षी, मान लीजिए वो शायद अपनी जान थोड़े जोखिम में डाल रहा है, लेकिन अगर उसकी चेतावनी से उसके कई करीबी रिश्तेदार, जैसे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जिनमें वही जीन होने की संभावना है, एग्जैक्टली, जिनमें उस जीन की प्रतियों होने की संभावना ज्यादा है, तो वो प्रतियां बच जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। ये पूरी तरह से यूं समझिए गणित का मामला है। गणित कैसे? जैसे माता पिता और बच्चों के बीच या सगे भाई बहनों के बीच औसतन आधे जीन समान होते हैं। इसे हम 12 रिलेटेडनेस या संबंधता कहते हैं। अच्छा, हाँ। तो यह हिसाब किताब तय करता है कि किसी रिश्तेदार के लिए त्याग करना जीन के नजरिए से फायदेमंद है या नहीं। ओह, तो मतलब जिसे हम निस्वार्थ प्रेम या त्याग समझते हैं, वो भी जीन के स्तर पर एक तरह का स्वार्थ ही हुआ, उस जीन का स्वार्थ। अगर आप इस नजरिए से देखें तो हाँ, वो व्यवहार चाहे हमें कितना भी परोपकारी क्यों न लगे, अगर अंततः वो उस जीन को फैलने में मदद कर रहा है जो उस व्यवहार को प्रेरित कर रहा है, तो वो इस जीन केंद्रित तर्क के हिसाब से फिट बैठता है। किताब में जीन्स को अमर प्रतिकृति यानी इमॉर्टल रेप्लिकेटर्स भी कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत नाटकीय लगता है। हाँ, नाटकीय जरूर है, पर विचार गहरा है। देखिए, जीन क्या है? वो जानकारी की इकाइयां हैं और वो लगभग अमर हैं। लगभग अमर? हाँ, शरीर तो आते जाते रहते हैं, हम आप कुछ दशकों की जिंदगी जीते हैं, है ना? लेकिन जीन की एक सफल रेखा वो लाखों सालों तक चल सकती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में बस नकल होते हुए।
अच्छा। तो हम और आप इस नजरिए से जीन के बनाए हुए वाहन हैं, या जैसे डॉकिंस कहते हैं, जीवित रहने की मशीनें, सर्वाइवल मशीन्स। सर्वाइवल मशीनें, हाँ, जिनका मुख्य काम क्या है? इन जीन्स को सुरक्षित रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। जीन असल में 3 चीजों में बहुत अच्छे होते हैं। अपनी ढेर सारी प्रतियां बनाना, जिसे फिकंडिटी कहते हैं, लंबे समय तक टिके रहना, लॉन्जेविटी, और अपनी सटीक नकल करना, कॉपिंग फिडेलिटी। ये सोचना ही कितना अजीब है कि हम शायद अपनी जीन्स के लिए बस एक गाड़ी हैं। अच्छा, डॉकिंस एक और कॉन्सेप्ट भी लाते हैं, मीम। मीम क्या ये भी जीन्स जैसा ही कुछ है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प समानांतर विचार है। मीम जो है वो सांस्कृतिक नकल की इकाई है। सांस्कृतिक नकल जैसे कोई धुन हो गई, कोई विचार, कोई फैशन या बिल्डिंग बनाने का तरीका। आजकल इंटरनेट पर जो चीजें वायरल होती हैं वो भी एक तरह से मीम है। अच्छा। तो जैसे जीन शुक्राणु या अंडे के जरिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, वैसे ही मीम नकल यानी इमिटेशन के जरिए एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैलते हैं। वाह। और ये भी उन्हीं सिद्धांतों पर विकसित होते हैं जो मीम्स ज्यादा समय तक याद रहते हैं, लॉन्जेविटी, ज्यादा फैलते हैं, फेकंडिटी, और जिनकी नकल आसानी से और सही होती है, कॉपिंग फिडेलिटी, वो ज्यादा कामयाब होते हैं। सोचिए, ऑल्ट लैंगसिन की धुन सदियों से चल रही है। हाँ, सही कहा। या कोई कहावत हो गई, बिल्कुल। या कोई व्हाट्सएप मैसेज या वीडियो कैसे तेजी से फैलता है, ये सब मीम के उदाहरण हैं। तो अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ निकालें तो विकास की कहानी का हीरो शायद हम नहीं, हमारी प्रजाति नहीं, बल्कि हमारे जीन है। वो लगभग अमर प्रतिकृतियां जो हमें, यानी इन जीवित रहने की मशीनों को बनाती हैं और इस्तेमाल करती हैं। हाँ, इस नजरिए से तो यही लगता है। और हमारा व्यवहार, चाहे वो स्वार्थी लगे या परोपकारी, वो शायद इन्हीं जीन्स के फैलाव की एक रणनीति मात्र है। बिल्कुल। और मीम का विचार ये दिखाता है कि नकल और चयन का ये जो शक्तिशाली सिद्धांत है, ये सिर्फ जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी संस्कृति पर, हमारे विचारों पर, हमारे रीति रिवाजों पर भी लागू होता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल मेरे मन में रह जाता है। अगर हमारे शरीर और हमारे दिमाग सचमुच जीन्स और मीम्स के फैलने के साधन मात्र हैं, तो फिर हमारी अपनी व्यक्तिगत चेतना का क्या? हमारी पहचान, हमारे इरादे, हमारी जिंदगी के मायने, इन सब का इस बड़ी जैविक और सांस्कृतिक योजना में क्या स्थान है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर यकीनन आगे और सोचा जा सकता है।